क्वेश्चन देख लिए? सोशल के क्वेश्चन देखने का आता ना, क्लास स्टार्ट हुई है तो उसका कम से कम PYQs देख करके नोट डाउन कर लेना करके बोला था। कितने शरीफ बच्चे हैं यहाँ पे। नहीं देखा है? साथ साथ देख लो भाई। मेन मैंने कहा ना कि साथ साथ देख लोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, लगेगा कि सही पढ़ रहे, समझ में आ रहा है, चीज़ें लिख पा रहे हैं। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। और कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा तो कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंस से निकाली जाती है ना भाई। कभी कभी तैयारी अच्छी हो लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है तो जाके एग्ज़ाम में घबरा जाते हैं हम लोग, और पेपर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। चलिए, कल हमने स्टार्ट किया था भारतीय समाज की विशेषताएं। थोड़ा देर AC चला लूँ, उसका बंद कर दूंगा। अभी बाहर से मैं आया तो मुझे गर्मी लग रही है। भारतीय समाज की विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स ऑफ, प्रमुख विशेषताएं। तो इसमें हमने क्या क्या लिखा था? पहला लिखा था विविधता, डाइवर्सिटी, है ना। पहला लिखा था हमने विविधता, डाइवर्सिटी। विविधता का मतलब हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के भिन्नता पाई जाती है ना। विविधता का मतलब क्या हुआ कि हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं, भिन्नता पाई जाती है। फिर दूसरा हमने क्या लिखा था, विविधता में एकता, आपका जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसको आज डिटेल देखेंगे, है ना। ये आपके सिलेबस में अलग से लिखा हुआ है तो इसी को आज डिटेल देखेंगे, इसमें क्या लिखना है। तीसरा आपका जो है जातिगत व्यवस्था, जातिगत समाज। जाति व्यवस्था मिलती है भारतीय समाज में, कास्ट सिस्टम मिलता है आपके जो, और ये बहुत स्ट्रांगली मिलता है कास्ट सिस्टम, है कि नहीं। उसके बाद क्या लिखा था हमने, क्या चीज़, क्या बोले, फैमिली, ठीक, परिवार व्यवस्था मिलती है। हम लोग अभी नौकरी करोगे, नौकरी की तलाश होगी, नौकरी हो जाएगी, फिर शादी करेंगे और आगे फैमिली बढ़ाएंगे और एक दिन मर जाएंगे। तो यही ज़िंदगी, मैरिज, ठीक है। परिवार, मैरिज पहले डाल देना था ना हम लोग को, ठीक है। पहले शादी होगी तब परिवार बनेगा, वैसे परिवार पहले से है। वैसे चलिए, मैरिज सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। मैरिज सिस्टम, विवाह एक नामक संस्था है, विवाह, है ना। इसके बाद किनशिप, नातेदारी, किनशिप नातेदारी, यानी ये वर्ड अलग से हमने लिखा है ताकि इसको समझ लो आप लोग। एक आध पॉइंट और डाल सकते हो। पितृसत्तात्मक समाज डाल सकते हो, है ना। भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि पितृसत्तात्मक मिलता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी मिलती है, पैट्रियार्कल सोसाइटी मिलती है समझ में। तो एक विशेषता ये भी डाल सकते हो, पितृसत्तात्मक समाज। तो इसको डिटेल देखेंगे सिलेबस में, बाकी तो सिर्फ पॉइंट्स वाइज आप लोग जानते ही, नाम से क्लियर हो गया होगा आप लोग का। विविधता का मतलब हो गया हमारे समाज में अलग अलग प्रकार के भिन्नता पाई जाती है। जैसे हमने कहा जातिगत भिन्नता तो है ही, हमारे पास जातिगत विविधता पाई जाती है। अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, आप लोग जानते हैं। 2-4 जातियों का नाम लिख लेना, अपनी अपनी जातियाँ डाल देना, 2-4 और आसपास के डाल देना, तो जातिगत विविधता आ जाएगी आपकी जो है। दूसरा धार्मिक विविधता, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, सब डाल देना। यहूदी कम मिलते हैं, लगभग ना के बराबर है, तो जाति, धार्मिक। उसके अलावा भाषाई विविधता, अलग अलग प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग मिलते हैं, है ना। हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, ये तो है ही है। इसके अलावा लगभग 1600 से ज़्यादा बोलियां मिलती है, डायलेक्ट्स मिलते हैं, बोलियां, अलग अलग प्रकार की बोलियां मिलती है, ये भाषाई विविधता मिलती है। फिर एक वर्ड है आपका सांस्कृतिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डिफरेंस, अलग अलग संस्कृति की विशेषताएं मिलती है। क्लियर है, ये सब देख लिया था। एक वर्ड है नृजाति विविधता, ये वर्ड्स एथनिक डाइवर्सिटी, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। एथनिक का मतलब क्या होता है, एथनिक का मतलब होता है जो शारीरिक
है ना। एक तो होता है शारीरिक विशेषताओं में समान, तो उसको हम लोग प्रजाति बोलते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग जो है रेसेस, प्रजाति। जैसे अफ्रीका के लोग कैसे दिखाई देते हैं, काले है, आपका बाल घुंघरालू होते हैं, है ना, नाक चौड़ी होती है, जबड़ा निकला हुआ होता है थोड़ा सा, तो ये आपका निग्रोइड प्रजाति के कहलाते हैं। तो कुछ जनजातियां भारत में मिलेंगी लगभग वैसी टाइप की दिखाई देती है, तो कौन से प्रजाति हो गए आपके, निग्रोइड। चाइना के लोग थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देते हैं, चाइना जापान की तरफ जाओगे तो, है ना, वो लोग दूसरे दिखाई देते हैं, मंगोलाइड हो गए। चाइना और जापान के लोग जो डिफरेंट दिखाई देते हैं वो क्या होता है आपका, मंगोलाइड, है ना। उसमें भी चाइना के लोग येलोइस कलर के होते हैं, जापान के लोग वाइटिस कलर के होते हैं, तो उसमें भी अलग अलग फिर से डिवीज़न किया गया था, हम उसमें नहीं जा रहे। फिर यूरोप अमेरिका के लोग दूसरे टाइप के दिखाई देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉकेसाइड। यूरोप और अमेरिका के जो लोग हैं वो आपके किस में आते हैं, आपके कॉकेसाइड में आते हैं। नाक लंबी होती है, थोड़ा सा चेहरा लंबा होता है, ठीक है, तो इस तरीके से तो कॉकेसाइड आते हैं, है ना। कॉकेसाइड में भी कई सारी प्रजातियां मिलती है, जैसे एक नॉर्डिक फेमस है आपका उत्तरी यूरोप में, नॉर्डिक प्रजाति, है ना। करंट अफेयर पिछले अभी 1-2 दिन पहले पढ़ाया था, ये वर्ड आया होगा आपका नॉर्डिक। ऊपर आपका जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, है ना, इनमें जो मिलते हैं वो आपके नॉर्डिक प्रजाति के कहलाते हैं, है ना। ये सब भी काम आता है एग्जाम में, नोट कर लिया करो। कुछ भी चीज़ जो बताता हूँ वो एग्जाम में कहाँ पे काम आएगा पता नहीं आप लोगों को। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, है ना। कुछ दिनों पहले कुछ करंट अफेयर में ये वर्ड आया था, कहाँ पे आया था याद आ रहा है किसी को, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आपका डेनमार्क, ये नॉर्थ स्कैंडिनेविया वाले क्षेत्रों में नॉर्डिक प्रजाति। कॉकेसाइड की एक अलग से स्पेसिफिक, जैसे आँख जो है ब्लूइश कलर की होती है, ये सब उसमें आ जाएंगे, कॉकेसाइड का ही नॉर्डिक करके आ जाएंगे, है ना। कॉकेसाइड की स्पेलिंग है कॉकेसाइड, कॉकेसाइड। मंगोलाइड तो लिख ही लिए होंगे, निग्रोइड भी लिख ही लिए होंगे, निग्रोइड, मंगोलाइड, है ना। एग्जाम्पल लिख लोगे तो चेहरा समझ जाओगे। मंगोलाइड में चाइना जापान लिख लो, निग्रोइड में अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग लिख लो, कॉकेसाइड में यूरोप अमेरिका, नॉर्डिक में मैंने बता ही दिया। फिर एक ऑस्ट्रेलिया की जो मूल जनजाति है, एबोर्जियंस जो होते हैं ऑस्ट्रेलियन, उसको ऑस्ट्रेलाइड कहा जाता है, ऑस्ट्रेलाइड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड एटसेट्रा। नॉर्डिक स्पीसीज, नॉर्डिक रेसेस के लोग मिलते हैं, तो उसको हम लोग रेसेस में रखते हैं। ऑस्ट्रेलाइड जो है ये ऑस्ट्रेलिया की जो मूल प्रजाति है वो आती है, ऑस्ट्रेलिया की जो मूल प्रजाति है वो आएंगे, बाकी तो यूरोपियन लोग जाके बसे हुए वहाँ पे। अब तो मूल प्रजातियाँ जो यूरोपियन लोग बसे हुए, तो जो मेन प्रजाति वो तो कहीं पे बहुत कम मात्रा में मिलती है ना। आपका कभी कभार कुछ मैच वैच देखते होंगे तो थोड़ा सा वाइट कुछ लगा होगा कि आसपास घूमते में दिखाई दे देंगे, एबोर्जियंस कहलाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो मूल प्रजाति आपकी जो है एबोर्जियन, तो इस तरीके से वो ऑस्ट्रेलियाइड वगैरह में आते हैं। तो ये मेन 4 प्रजातियां मानी जाती है। तो प्रजाति का मतलब हो गया शारीरिक विशेषताओं के आधार पर, तो हम उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं आपका, बायोलॉजिकल फीचर्स के आधार पर, शारीरिक विशेषताओं के आधार पर। बायोलॉजिकल फीचर्स, नाक नक्श कैसे दिखता है, उसके अकॉर्डिंग ये 4 हमने क्या बनाया हुआ है, मेजर रेसेस बनाए हुए। आ रही बात समझ में, बायोलॉजिकल सिमिलरिटीज़ के आधार पर। आ रहा है समझ में दुलारी, है ना, कि देखने में शकल सूरत हम सभी लोग की अलग अलग है। भारत में कौन से लोग हैं, तो भारत में सबका मिक्सचर मिलता है। कुछ ट्राइब्स है, जैसे आपका उधर आपका जाएंगे अंडमान निकोबार वगैरह में, तो वो कुछ निग्रोइड मिलेंगे, जैसे सोमपेन वगैरह, ये निग्रोइड नहीं। जैसे कभी न्यूज में है आपका ग्रेट निकोबार परियोजना के कारण से, कल जो मैंने करंट अफेयर में डिस्कस किया था सोमपेन के बारे में डिटेल, और ग्रेट निकोबारी, ये मंगोलाइड में आते हैं, है ना। गूगल में जाके देखोगे सोमपेन और ग्रेट निकोबारी ट्राइब्स करके, तो एक आध फोटो आएगी, तो वो मंगोलाइड में आएंगे, वो निग्रोइड में नहीं आते, है ना। जो बाकी जो उधर आपके जारवा वगैरह मिलते हैं, जारवा ओंग्स वगैरह, है ना, जारवा, ये निग्रोइड में आएंगे, अंडमान में मिलते हैं। ये अंडमान में एक ट्राइब मिलती है जारवा, ये निग्रोइड में आएंगे। आ रही बात समझ में, तो ये ध्यान रखना है। तो प्रजाति का मतलब समझ गए, प्रजाति मतलब क्या होता है, शारीरिक विशेषताओं के
आधार पर जो हम लोग क्लासिफाई किए हुए, विभाजन किया हुआ है, वर्गीकरण किया हुआ है, वो किस में आ गए आपके? प्रजाति में। हाँ, आया समझ में? नॉर्डिक का क्या बताना है? नॉर्डिक कॉकेसाइड का ही एक टाइप से, सब टाइप से होगा इसका, उसको भी विभाजन है। जो नॉर्थ यूरोप में मुख्य रूप से जो मिलते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, वो कॉकेसाइड के एक स्पेसिफिक अलग से नाम दिया गया नॉर्डिक, है ना। भारत में भी आते हैं, भारत में सबसे लास्ट में नॉर्डिक आए थे, सबसे पहले आए थे आपके जो है निग्रोइड वगैरह आए थे आपके जो है, और सबसे लास्ट में कौन आए आपके? नॉर्डिक आए थे, बाहर से आकर के प्रजातियां बसी थी। जो हम लोग मुख्य रूप से जो इंडो आर्यन प्रजातियां कहते हैं, वो आपका मिक्सचर है, कई सारे अलग अलग लोगों का क्या है आपका? मिक्सचर है, मिश्रण है, राइट। तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वगैरह मिलते हैं बीच वाले, एमपी छत्तीसगढ़ में अधिकांश जनजातियां जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आते हैं। ऑस्ट्रेलाइड का ही एक प्रकार हो गया आपका जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। तो जो बीच वाली भारत के छत्तीसगढ़, एमपी में जो मुख्य रूप से जनजातियां मिलती है, छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड, इधर आपका राजस्थान, तो ये मुख्य रूप से जो भारत के बीचों बीच में, मध्य भारत में जो जनजातियां मिलती है, ये वाले रीजन में, ये मुख्य रूप से किस में आते हैं आपके? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आते हैं, एक ऑस्ट्रेलाइड का ही एक टाइप। तो वहाँ पे भी, तो ये एक तो एक रेसेस हो गया, ये बताने के पीछे कारण ये है। अब उसी के साथ एक वर्ड यूज होता है नृजाति, तो उस पर आते हैं हम लोग जो है नृजाति में आते हैं। समझ में आया नहीं आया? यानी सब जुड़े हुए, कहीं ना कहीं अभी पढ़ोगे तो आएंगे, सोशियोलॉजी में भी आएंगे, समाजशास्त्र में भी, या सोशल इश्यूज में आएंगे, तो जानना जरूरी है। अब हम लोग आते हैं नृजाति वर्ड, नृजाति वर्ड में आते हैं। एथनिक ग्रुप्स क्या होता है? एथनिक में हम लोग सांस्कृतिक समानता को देखते हैं, एथनिक, नृजाति, तो इसमें सांस्कृतिक समानता के आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एथनिक ग्रुप कहते हैं। सांस्कृतिक समानता, कल्चरल सिमिलरिटीज देखते हैं। जैसे हम यदि कहें जनजातीय समूह, तो जनजातीय समूह किसका एग्जाम्पल हो गया? एथनिक ग्रुप का हो गया, क्योंकि इनकी संस्कृति लगभग क्या होती है? तो जनजाति जितने भी आएंगे एथनिक में आएंगे। आपका जो जनजाति किस में आएंगे? आपके एथनिक में आएंगे। आ रही बात समझ में? इसके अलावा जनजाति के अलावा आपका जो है, अब यदि हम बोलते हैं मुस्लिम, हिंदू, ये सब बोलेंगे तो ये एथनिक ग्रुप्स में आएंगे, कल्चरल सिमिलरिटीज के आधार पर आएंगे, धर्म के आधार पर। तो जितने भी धार्मिक समूह है वो भी किस में जाएंगे? आपके कल्चरल ग्रुप्स में आ जाएंगे, एथनिक ग्रुप्स में आ जाएंगे, क्योंकि कल्चरल सिमिलरिटीज के आधार पर ही बोलते हैं। हिंदू जब बोलते हैं, हिंदू खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, विचार सब अलग है ना। मुस्लिम बोलते हैं, सिख बोलते हैं, ईसाई बोलते हैं, तो ये सब अलग अलग कम्युनिटीज़ हो गई। तो ये कम्युनिटीज़ किस बेस पे डिफ्रेंशिएटेड की जाती है? आपकी जो है कल्चरल बेसिस पे ही है मेनली, जो है कि नहीं, सबके अलग अलग कल्चर से, इस कारण से। तो एथनिक ग्रुप समझ में आ रहा है? तो दोनों में अंतर क्लियर हो गया, प्रजाति और नृजाति। हिंदी में, इंग्लिश में रेसेस एंड एथनिक, दोनों में डिफरेंस क्लियर है। कई जगह वर्ड दोनों साथ साथ लिखा रहता है, प्रजाति, नृजाति, विविधता। तो प्रजाति विविधता का मतलब अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं आपके जो है। हालांकि भारत में सब मिक्स होकर के समान टाइप के हो गए, कुछ बस अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब नॉर्थ ईस्ट में है तो मंगोलाइट टाइप के दिखाई देंगे, लद्दाख में है तो मंगोलाइट टाइप के दिखाई देंगे। जनजातियां लगभग, मैंने कहा आपका मुख्य रूप से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में आते हैं। भारत के अधिकांश बीच वाली जनजातियां पूरी की पूरी जो है, अंडमान वगैरह में निग्रोइड भी मिलते हैं, कुछ आपके मंगोलाइट भी मिलते हैं। और हम अपनी बात करेंगे तो मिश्रित में आएंगे, ठीक है। तो उत्तर भारत के मैदान में, गंगा के मैदान में मिश्रित प्रजातियां जो बाहर से आकर बसी और आपस में क्या हो गई? मिक्सअप हो गई, तो इसीलिए मिश्रित में आते हैं। एनीवे, तो ये सब विविधताएं पाई जाती है आपके जो है, ये सब हमारी। तो पहली विशेषता क्लियर हो गई आपकी। दूसरी विशेषता हमारी कौन सी है? विविधता में एकता। तो ये डिटेल देखेंगे, विविधता में एकता कैसे है। इतनी विविधताएं हैं, उसके बावजूद भी भारत में क्या मिलती है? हम सब एक है, हम सब क्या है? भारतवासी है, कहते हैं ना भाई। तो भले ही कितनी विविधताएं हों, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो है ना, सब लोग एक हो जाते। एक आध कुछ एंटी सोशल, एंटी नेशनलिज्म को छोड़ दो, दो चार कुछ लोगों को, तो बाकी लगभग जम्मू से कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर के आपके जो है गुजरात तक सब एक हो जाते है ना। कोई युद्ध होता है किसी के साथ तो हम सब एक, कहीं पे बाढ़ आती है, बाढ़ के लिए राहत कार्य देना है, कुछ चंदे वंदे देने हैं, तो
चाहे केरला में बाढ़ आए चाहे जम्मू कश्मीर में आए, सभी लोग कुछ ना कुछ अपनी तरफ से 1 रुपये से लेकर के जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करने के लिए एक हो जाते। तो ये सब कहीं ना कहीं हमें क्या दिखाई देता है, यूनिटी दिखाई देती है। तो उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, वो हमारे सिलेबस में अलग से ही है। फिर हम लोग जानते हैं जाति व्यवस्था एक महत्वपूर्ण विशेषता है हमारे समाज की, भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषताओं में। यदि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भारतीय समाज की विशेषता देखा जाए तो कौन सी है आपकी, जाति व्यवस्था है। उसके बाहर तुम लोग भी अभी नहीं निकल पाओगे आसानी से, ठीक है, समझ गए ना भाई। उसके लिए कुछ बनना पड़ेगा, उसके बाद भी हिम्मत करनी पड़ेगी। आईएएस बनने के बाद भी जब बाप बोलेगा नहीं इससे शादी करना है, तो डिपेंड करेगा तो पापा के साथ आपके संबंध कैसे है, ठीक है। तो वो अभी भी कैसे ऐसे लोग मिलेंगे, पापा बोलेंगे इससे करना है तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसके विरुद्ध, ठीक है। रिस्पेक्ट भी होता है, रिस्पेक्ट एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़बरदस्ती किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना रिस्पेक्ट नहीं होता है। यदि आप ज़बरदस्ती की चीज़ को हासिल कर तो कभी जीवन भर खुश नहीं रह पाओगे। तो जहाँ पे विरोध करने की ज़रूरत है, कोई भी हो, पापा हो चाहे, रिस्पेक्टफुली विरोध कर सकते हैं, बदतमीजी और वो ना कर नहीं करके, ठीक है। जैसे मेरा बेटा है हर चीज़ में विरोध करता है मेरा, तो बस उसको इतना समझाता है विरोध करो, लेकिन एक बदतमीजी और उसके बीच की एक बारीक लाइन होती है, उसको क्रॉस नहीं करना है, उस चीज़ को समझाना पड़ता है बस उसको जो है, तो वो चीज़ें। तो मैं भी वैसे ही रहा हूँ ठीक है। तो जाति व्यवस्था हमारे यहाँ स्ट्रांगली आपके जो है, तो जाति व्यवस्था जानते ही आप लोग। परिवार व्यवस्था है कि हमारे भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है कि हम लोग पारिवारिक परिवार के साथ रहना पसंद करते। परिवार में पहले हमारे पास संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी, जॉइंट फैमिली ज़्यादा चलता था। अब ये किधर की ओर जा रही है आपकी जो है, न्यूक्लियर फैमिली। अब बहुत सब लोग न्यूक्लियर फैमिली की ओर जा रहे हैं, एकल परिवार। तो अब हमारा समाज जो है जॉइंट से किधर जाते जा रहा है, न्यूक्लियर की ओर। ये चेंजेस आपका दिखाई देगा आपको लगभग सभी जगह। गांव में भी वो थोड़ा सा कुछ दिन तक भाई साथ साथ रहेंगे, जैसे शादी होगी फिर 90% कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, डिफरेंशिएट आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों को संभालना है। अब सामने वाली बोलेगी या तो मेरे साथ रहना है तो घर छोड़ना पड़ेगा, और दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है वहाँ पे, फिर जो है तो 2 ही ऑप्शन है, या तो घर छोड़ो या उसको छोड़ो। तो कभी कभी ये सिचुएशंस मोस्ट ऑफ दी फैमिली में आई जाती है ना चाहते हुए भी, क्योंकि डिफरेंशिएशन वहाँ पे। तो ये कई सारे कारण हैं। फिर एकल परिवार होने का कारण अर्बनाइजेशन है, शहरों में अपना खुद का खर्चा उठा लो, बहुत बड़ी बात है। तो बाकी का खर्चा कहाँ से उठाओगे, नगरीकरण एक महत्वपूर्ण कारण है आपका। जो जैसे हम गांव से नगर, आज भी गाँवों में तो मिल जाएंगे, जॉइंट फैमिली मिल ही जाती है, लेकिन नगरों में नहीं मिलती आपकी आसानी से। नगर में खर्चे इतने ज़्यादा होते हैं कि खुद अपने ही परिवार को पाल लो अच्छे से, तो जीवन लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। तो इसके कारण से भी एकल परिवार की भूमिका, एकल परिवार की ओर जा रही। क्वेश्चन आया हुआ है आपके सिलेबस में, यूपीएससी ने पूछा हुआ है कि वर्तमान आधुनिकीकरण या वेस्टर्न कल्चर है, जो भी प्रभाव है उसके कारण से हमारे जो संयुक्त परिवार है किधर की ओर आपका डाइवर्ट हो रहे हैं, आपके एकल परिवार की ओर। कारण बताने पड़ेंगे आपको। तो संयुक्त परिवार से एकल परिवार होने के कारण क्या है, क्या आपके, ठीक है। मेन आपका अर्बनाइजेशन हो गया, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीवन स्तर को ऊंचा बनाए रखने के लिए एकल परिवार की ओर मुड़ा जाता है। खर्चे बढ़ गए आपके। वर्तमान में उपभोक्तावादी संस्कृति, ये सब पॉइंट लिखते रहो, सब क्वेश्चन यही आएंगे। अब इसका कोई उपभोक्तावादी संस्कृति, कंज्यूमरिज्म कल्चर, उपभोक्तावादी संस्कृति ना, आ रहे समझ में। क्वेश्चन ये पूछा हुआ है आपका कि वर्तमान में संयुक्त परिवार एकल परिवार की ओर क्यों आपके जो है कन्वर्ट हो रहे, चेंज हो रहे हैं। जॉइंट फैमिली किस में कन्वर्ट हो रही है आपकी, न्यूक्लियर फैमिली में। तो कारण क्या क्या है आपको सोचना है, पढ़ोगे तो पढ़ोगे, लेकिन सोच करके भी लिख सकते हो कि क्यों टूटते जा रहे, बताओ। तो उसमें कई सारे कारण, उसमें उपभोक्तावादी संस्कृति भी है कि हम अधिक से अधिक उपभोग, है ना। अब मालूम है कि हमें अपनी ज़रूरतों को ही पूरा करना है पहले तो। अब अपनी ज़रूरतें पूरे हो और हमने उतना ज़्यादा उपभोग बना लिया, इसी से लेके बड़ी बड़ी गाड़ी से लेके घर से लेके अब इतने खर्चे बढ़ा रखे, तो फिर चाचा ताऊ और उसके बच्चों को कैसे साथ में रह करके। अब घर कंबाइन में क्या होता है, कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है, प्रॉब्लम आती है ना भाई। कोई ज़्यादा कमा रहा है, कोई कम कमा रहा है,
तो फिर वो ज़्यादा कमा रहा है और कम कमा रहा है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड में अंतर आएगा। ज़्यादा कमाने वाला बोलेगा मैं सेक्रीफाइस क्यों करूँ, मैं तो ज़्यादा कमा रहा हूँ। कम कमाने वाला उनके साथ में इन्फीरियर फील करता है, फिर ये सब समस्या आती है भावनात्मक रूप से। क्लियर? कंज्यूमरिज्म, ठीक है, आपका जो है उपभोक्तावादी संस्कृति का इंग्लिश वर्ड है कंज्यूमरिज्म। आपका जो है उपभोक्तावादी समझते हो ना भाई, कि हम अधिक से अधिक उपभोग की वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं ज़रूरत की चीज़ों के तुलना में। मतलब जो ज़रूरत नहीं उसके बाद भी आपका जो है, अब गाड़ी जरूर नहीं कि 1 करोड़ की गाड़ी से ही काम चले, लेकिन शो ऑफ के लिए 1 करोड़ की गाड़ी भी लेके रखे हुए कई लोग। ठीक है, 100 करोड़ जिसके पास उसके लिए 1 करोड़ 1 लाख के बराबर हो गया। लेकिन कुछ लोग दिखावे के लिए गाड़ी ले लेते घर में, नहीं, लेकिन EMI लेकर के गाड़ी ले लिए और पता चल रहा है कि फिर EMI भरने में हालत ख़राब हो जाती है। तो शो ऑफ और कंज्यूमरिज्म, ज़रूरत एक अलग चीज़ है, ज़रूरत के लिए। हाँ, व्यक्तिवाद की भावना बढ़ रही है वर्तमान, वही इसमें आ जाएगा आपका जो न्यूक्लियर परिवार का मतलब व्यक्तिवाद की भावना बढ़ रही है, सिर्फ अपने बारे में सोचना, इंडिविजुअलिज्म। व्यक्तिवाद की भावना में वृद्धि, व्यक्तिवाद का मतलब सिर्फ अपने व्यक्तिगत व्यक्ति के रूप में ही सोचना, बाकी से कोई मतलब नहीं है। आ रही बात समझ में? तो भले ही हम लोग, मैंने कहा ना कि जय श्री राम करते हुए झंडा लेकर के एक दिन निकाल लेते रामनवमी और 2-4 सब महीने साल में 1-2 बार, लेकिन जब घर में भाई भाई की बात आती है तो वहाँ पे राम भगवान नज़र नहीं आते। राम भगवान कितने शांत दिमाग वाले थे, थोड़ी सी बात पे हम गुस्सा हो जाते। तो यहाँ पे शो ऑफ ज़्यादा है, राम की पूजा तो करनी है, लेकिन राम की पूजा फलित तभी होगी जब आप राम बनने की कोशिश करोगे, राम के गुणों को धारण करोगे, है ना। जैसे मैंने आपको एक नोएडा का केस बताया था, 2 भाई थे, एक हनुमान भक्त था, एक राम भक्त था। प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ और दोनों करोड़, मतलब अच्छे खासा 100 करोड़ के आसपास दोनों के पास प्रॉपर्टी होगी। एक 50 करोड़ के फार्म हाउस को लेकर के डिस्प्यूट था दोनों के बीच में। तो संडे को छोटे भाई का मन किया कि आज आर्य पार करके आते, क्या ये फार्म हाउस का मामला निपटा के आते। तो अपने 2 गनर के साथ वो बड़े भाई के घर पहुंच गए। ठीक है, दोनों के बीच में कुछ बहस हुई, तो इसके गनर ने उसको शूट किया, उसके गनर ने उसको शूट कर दिया और 2 मिनट में प्रॉपर्टी वही की वही रह गई, दोनों शहीद हो गए। इससे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई हो सकता है दुनिया में कि भैया 50 करोड़ 100 करोड़ के मालिक हो तुम दोनों ऑलरेडी। नोएडा का केस है, गूगल में सर्च मारोगे तो 2000-2005 के बीच का केस है, जब मैं दिल्ली में था। तो इतनी से समझ होनी चाहिए कि 50 करोड़ के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके एडजस्ट कर लेते, दोनों की जान बच जाती। तो 100 करोड़ कोई काम आए क्या अब उसके? नहीं आए। तो अब दोनों क्या है, एक राम भक्त एक आपका हनुमान भक्त, तो उनके गुणों को ही थोड़ा सीख लिए होते तो कम से कम ये नौबत नहीं आती। तो हम पढ़ते हैं लोगों को दिखाने के लिए, करते ज़रूर है, लेकिन उसके गुणों को धारण नहीं कर पाते। एनीवे, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा सीखना। तो ये हो गया आपका, तो ये क्वेश्चन आएगा, समझ में आ गया, अब लिख लोगे आराम से कि वर्तमान में जो संयुक्त परिवार है ये एकल परिवार की ओर क्यों टूटते जा रहे हैं, उसके पीछे क्या क्या कारण है। आ रही बात समझ में? ये सब चीज़ें। बाकी फिर पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव भी हमारे पास है। हम पश्चिमी संस्कृति का अंधाधुनीकरण करते हैं। पश्चिमी संस्कृति वेस्टर्न कल्चर को क्या करते हैं, ब्लाइंडली आप क्या जो है फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा उसका प्रभाव भी देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी आपकी जो है। और बाकी फिर वही पेरेंटिंग वगैरह में वर्तमान में सब समस्याएं हैं, बहुत सारे कारण। तो ये क्वेश्चन आएगा तो एक इसको लिखने की कोशिश करना है आपको जो है कि वर्तमान में संयुक्त परिवार, तो वर्तमान विशेषता परिवार व्यवस्था में क्या लिखेंगे कि भारतीय समाज है ना पारिवारिक रूप से आपस में क्या होता है, बंधा होता है, जुड़ा होता है, परिवार व्यवस्था मिलती है। पहले अधिकांश परिवार क्या होते हैं, संयुक्त परिवार के रूप में मिलते थे, और वर्तमान में क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा एकल परिवार की ओर टूटते हुए नजर आ रहे हैं। उसके पीछे ये सब कारण जिम्मेदार है, तो ये सब डाल सकते हैं। ये हो गया। फिर विवाह संस्था है आपके जो है ना, हर कोई का एक जीवन में एक ही लक्ष्य होता है। क्या लक्ष्य होता है भाई? एक नौकरी लग जाए, सेटलमेंट हो जाए, उसके बाद शादी हो जाए, उसके बाद परिवार बने और फाइनली उसको पालते पालते एक दिन शहीद हो जाए। यही जीवन का लक्ष्य हमारा। कोई बड़ा लक्ष्य है कि इसके अलावा कि समाज के लिए कुछ अच्छा करना है? IAS भी बने हो तो समाज के लिए नहीं बन रहे हो तुम लोग, सब अपने लिए ही बन रहे हो।
एंड वो लगता है अंदर से जाके समाज के लिए करें, जब बनने के बाद फिर अपना ही दिखता है कि कैसे बड़े गाड़ी खरीदे जाए, बड़ा बंगला खरीदे जाए, कहीं पे फार्म हाउस बनाया जाए, कहाँ पे विदेश घूमने के लिए टिकट मिलेगी, कैसे मिलेगी, सब अपने बारे में सोच करके उस हिस्सा बन जाते हैं वैलिड क्लास। अभी मुंडी ला रहे हो, बनने के बाद सब ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। बनने के बाद 99%, दो चार लोग को छोड़ दो, अशोक खेमका और दो चार ऐसे ऑनेस्ट लोग हैं, एक दो मेरे स्टूडेंट भी है जो अभी वेस्ट बंगाल में पोस्टेड है, तो मुझसे एक दिन फ़ोन करके बोलता है कि सर कुछ ऑनलाइन साइंस एंड टेक वगैरह, IITian है वो, ऑनलाइन साइंस एंड टेक वगैरह पढ़ाने के लिए दे दो। तो मैंने कहा तुम तो IAS हो करके, तो बोले सर वो तो हूँ मैं, लेकिन मैं इधर उधर से कुछ भी 1 रुपया भी नहीं करता हूँ। तो अभी वो सोचता है कि एक्स्ट्रा कमाई क्यों चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा मतलब उसके ऐसा कुछ खर्चा नहीं बढ़ा रखा है उसने, कहीं से लोन लिया होगा तो लोन को, तो IAS हो करके वो सोच सकता है, मैं समझ गया कि वो ईमानदारी से काम कर रहा है। वो बोलता है कि कुछ साइंस एंड टेक वगैरह में आपको पढ़ाने के लिए दे दो, तो कुछ लोन हो के लिए एक्स्ट्रा कहाँ से आ जाए वहाँ से आ जाए। IAS के लिए लोन चुकाना कोई बड़ी बात नहीं होती है, एक दिन में 1 करोड़ आराम से निकाल लेता है IAS, ठीक है, अच्छी जगह पोस्टिंग हो गई ना, तो कोई बड़ी बात नहीं होती इन लोग के लिए। तो वो इस तरीके से फ़ोन किया, मुझे भी आश्चर्य हुआ। फ़ोन क्या किया मतलब मैंने ही किया था, बात कर रहे थे हम लोग आपस में। जब वो बात करते हैं तो 1-1, 2-2 घंटे हम लोग बात करते हैं। एक ही ऐसा है जो लगे वेस्ट बंगाल के बारे में, जब बीच में चुनाव था उसमें बात किया था उससे मैंने। एनीवे, तो विवाह नामक संस्था है, तो विवाह, तो यहाँ पर भी फिर आपकी डेट में क्वेश्चन क्या बनेगा कि विवाह एक मजबूत संस्था है। भारत में आज भी देखेंगे तो विवाह एक संस्था का मतलब समझते हो, इंस्टीट्यूशन का मतलब, जैसे कोचिंग हमारा क्या है, इंस्टीट्यूट है, मतलब एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस के माध्यम से यहाँ पर क्या है आपका बंधा हुआ है। उसी प्रकार विवाह को भी क्या माना गया, एक सामाजिक संस्था और एक धार्मिक संस्था दोनों माना गया है ना। धर्म के आधार पर अलग अलग विवाह की रीतियाँ हैं, तो सामाजिक संस्था है, सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो इसमें जब शादी होती है तो इतने सारे लोग आते हैं, खा पी के जाते हैं, वो आपके गवाह होते हैं, ठीक है, कि आप एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे। हरी बात समझ में? तो सोशल इंस्टीट्यूशन है। तो वर्तमान में फिर से क्या आएगा, वर्तमान में यहाँ से क्वेश्चन क्या बनाएगा कि वर्तमान में डिवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे, तो ये क्वेश्चन बनाएगा कि क्यों बढ़ रहे। वर्तमान में जो है डिवोर्स के केसेस क्या हो रहे, भारतीय समाज में इतना नहीं था पहले, डिवोर्स वर्ड सुनते ही, ठीक है, अब नॉर्मल हो गया, लगभग आपके जो है अधिकांश क्षेत्रों में, अधिकांश जगह पे नॉर्मल हो गया कि नहीं पढ़ रही है तो अलग हो जाओ। आई ना बात समझ में? तो डिवोर्स के केसेस क्यों बढ़ रहे, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। तो इसके बारे में क्या क्या पॉइंट्स निकालोगे भाई, कि वर्तमान में जो है कहीं ना कहीं जो विवाह है ना, कई सारे 2-4 ऐसे फ्रेंड एक साल भी नहीं टिकी और वर्तमान में डिवोर्स के केसेस चल रहे, ठीक है। तो कारण क्या होंगे आप लोग के हिसाब से बताओ? लैक ऑफ म्यूचुअल, पहले भी ठीक है, मम्मी और पापा में रही होगी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, शुरू में वो भी लड़ते होंगे, लेकिन डिवोर्स तक नहीं पहुंचा मामला। तो आज की डेट में क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारी जो कॉम्प्रोमाइज सहन करने की जो शक्ति है वो सबकी क्या हो रही है आपकी, जो है हम एकदम फास्ट लाइफ में जी रहे। तो डिवोर्स का पहला कारण तो वही है कि समझौता, थोड़ा बहुत जो समझौता करना है ना आपका जो है, और क्या बोलते हैं आपका सहन शक्ति है, टॉलरेंस है, वह क्या हो रही है आपकी जो है कि व्यक्ति की वर्तमान में समझौता करने की शक्ति, सहन शक्ति, टॉलरेंस है ना, आपका जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना थोड़ा सा। मैंने कहा ना कि 2 लोग हो तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज ये समझना पड़ता है। जैसे हम लोग उस पहले समझ जाओगे तो बाद में आसानी रहेगी तुम लोग के लिए, कि कभी भी चीज़ें क्या होती है, अलग अलग, दोनों अलग अलग फैमिली से आए। पहली बात तो ये 25 साल तक या 20-22 साल तक दोनों बचपन से लेकर के अलग अलग फैमिली में पड़े बड़े हो, दोनों के कल्चरल डिफरेंसेस, सोशल डिफरेंसेस, एनवायरनमेंट डिफरेंसेस रहेंगे ही रहेंगे। आ रही बात समझ में? तो दोनों एक डिफरेंट एंटिटी, दोनों के दोनों क्या हो, एक अलग एंटिटी हो। प्रॉब्लम कहाँ जाती है कि हम शादी होने के बाद चाहते वो हमारे समान बन जाए और वो या मैं उनके समान बन जाऊँ, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। कुछ आदतें हैं जो आपको पसंद नहीं होंगी उनकी, कुछ आदतें हैं जो उनकी हमें पसंद नहीं होंगी, तो उनको इग्नोर करते हुए क्या कोई लग रहा है कि कुछ ज़्यादा गलत आदत है, और कई लोग का होता है, ठीक है, जिसको सुधार करने भी ज़रूरी होता है। कई लोग है कि जहाँ जो सामान पड़ा है वैसी फेंक फाक के बैचलर लाइफ रहती है, तो हमारी आदत वैसी कई लोग की रहती है, वैसी मेरी नहीं है, मैं आलसी ज़रूर हूँ, ठीक है, लेकिन फैलाता नहीं हूँ। यदि मैं कोई चीज़ वहाँ से उठाया तो चुपचाप वही उठा करके
एज इट इज रख देता हूँ। हाँ, बाकी पड़ा रहेगा तो उठाने के लिए आलसी हूँ, तो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन फैलाता नहीं हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के आदतें अलग है, तो उसको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है। यदि किसी को बताना भी तो थोड़ा सा प्यार से, लेकिन हम होता है कि पुरुषवादी मानसिकता है, तो सामने वाला डोमिनेंट होना चाहता है, कभी उल्टा भी आ जाती, कभी उल्टे भी आ जाते आप कह जो, तो वो डोमिनेट करने की कोशिश करते। तो ये मनुष्य का अहंकार है, हर कोई चाहता है कि मेरे डोमिनेंसी हो। आपका एक नेचुरल हमारा जो है, जो आत्मा का संस्कार बन जाता है, परवरिश इस तरीके से जहाँ से समाज में हम लोग रहे, तो यहाँ पे जो पावरफुल है वही आपका क्या करता है, सर्वाइव करता है। तो इसलिए डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं आप कह जो, तो वो कहीं उसके कारण से कहीं ना कहीं, लेकिन पहले क्या होता था कि थोड़ा बहुत पहले से सिखा के भेजा जाता था कि बेटा थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्ट। लेकिन अब थोड़ा सा क्या हो रहा है कि दोनों तरफ से एडजस्टमेंट आसानी से नहीं हो रहा है। और क्या कारण हो सकता है बताओ भाई, क्वेश्चन यही वाला आएगा आने वाले समय में। तो ये क्या होगा और क्या मारेंगे आपका, फिर से आ जाएगा आपका जो है इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, या उपभोक्तावादी संस्कृति, अधिक से अधिक चाहिए, ये फिर से आ जाएगा। अधिक से अधिक के चक्कर में क्या होता है कि सामने वाले की इच्छाएं, कभी कभी जितनी इनकम उससे ज़्यादा हो गई तो फिर वहाँ पे समस्या आने स्टार्ट हो जाएगी। कंज्यूमरिज्म फिर से आ जाएगा आपका कि हम अधिक से अधिक की ओर चाहत रखते है ना। होता है क्या है कि एक माइंडसेट लेकर के आपका पहले से आया हुआ कि नहीं मुझे शादी के बाद ये सब चीज़ें मिलेंगी और वो नहीं मिलती, तो फिर क्या होता है आपका कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन से नहीं। हर समस्या का कारण क्या है जीवन में, हर समस्या का कारण है एक्सपेक्टेशन, है कि ना। हम उसके एक्सपेक्टेशन के अनुसार से क्या बोलते हैं फुलफिल कर पाए तो अच्छे इंसान है, नहीं कर पाए तो आपका बुरे बन जाते हैं। तो वाइस वर्सा दोनों की एक्सप्रेशंस होती है एक दूसरे के साथ में, तो वो फुलफिल नहीं हो पाती है, तो फिर वहाँ पे समस्या आने स्टार्ट हो जाती है। तो भोक्तावादी संस्कृति के कारण से हम फिर से जो है अधिक से अधिक की चाहत में क्या करते हैं, फिर वर्तमान में इसमें रिश्तों को टाइम देना भूल जाते हैं। कमाने के पीछे या रिश्तों को टाइम देना क्या हो जाते हैं आप क्या जो है भूल जाते हैं, अधिक से अधिक कमाने या दौड़ धूप के चक्कर में, जीवन के चक्कर में आपका। तो ये सब आता है आपका जो है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, शायद तुम लोग देखा नहीं पता, कि जीवन में तीन ही चीज़ें चाहिए होती है हम लोग को। एक अच्छी सेहत चाहिए होती है, और समृद्धि, इतने पैसे हो कि चैन से जी सको, अच्छे से जी सको, और तीसरा रिश्ते, है ना। जीवन हमारा इन तीनों के बीच में बैलेंस, वही सक्सेसफुल जीवन कहलाएगा। अब समृद्धि या पैसे के पीछे इतने पागल हो, या तो सेहत खराब कर रहे हो वो भी गलत है, रिश्ते खराब कर रहे हो वो भी गलत है, लेकिन पैसे नहीं हो तो भी ऐसे अपने आप खराब हो जाएंगे। तो पैसे भी इतने होना ज़रूरी है कि सेहत भी संभाल सको और रिश्ते भी संभाल सको। अच्छा खाना पीना खाओगे, टेंशन फ्री बैंक बैलेंस रहता है तो टेंशन थोड़ा सा कम रहता है कि भैया चलो आपके पास एडवांस है। तो इतने पैसे भी होना चाहिए कि सेहत और रिश्ते दोनों साथ साथ, और इतने ज़्यादा भी नहीं हो कि फिर उसके चक्कर में, मैंने जैसे कल एग्जांपल दिया, एक दुबई में है, एक आपका पुणे में है, और उसका छोटा सा बच्चा नानी के घर में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, जबकि उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। उसको उसका मानव होने के नाते पहला हक बनता है कि माँ बाप का साथ में प्यार मिले, लेकिन वो उसके साथ कहने के क्या हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है। तो ये भी लाइफ है ना। मुझे नहीं लगता कि दुबई में जो काम कर रहा होगा यहाँ करके भी थोड़ा सा कम पैसे में कमा सकता है। दोनों साथ रख के बच्चों को साथ रख सकते थे, ठीक है। वहाँ करोड़ का पैकेज हो गया, 50 लाख में मिलेगा भाई पैकेज, लेकिन 50 लाख भी जीने के लिए काफ़ी होते हैं। 1 लाख 2 लाख 1 लाख से ऊपर भी थोड़ा ठीक ठाक कमा रहे हो, 50,000 भी कमा रहे हो, तो फालतू के खर्चे नहीं है, तो जीवन जिया जा सकता है। हाँ और भी डाल सकते हैं अभी तो, जैसे हाँ एक कारण है, वो तो आएगा ही आएगा। तो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह तो आएगा ही आएगा आपका। कई जगह पे डोमेस्टिक वायलेंस आपका जिम्मेदार होता है, घरेलू आपका हिंसा। दहेज कई जगह पे क्या होता है, दहेज की मांग वगैरह जिम्मेदार होती है कि भैया डाउरी, ये सामाजिक समस्याएं हैं जो उसके कारण से डिवोर्स केसेस हो सकते हैं, है ना। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक आईपीएस ने आत्महत्या की, क्यों की? शादी के कारण से। क्यों होता क्या है, जैसे मैं एकदम मीडियम क्लास या लोअर क्लास फैमिली से पढ़ा बड़ा आईपीएस बन गया।
अब अचानक बनते मैं किसी अमीर घर के करोड़पति रिपति से शादी कर लिया। अब वो जिस घर में पली बढ़ी है और मैं जैसे पला बड़ा हूँ, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। और अचानक से मैंने करोड़पति से शादी कर ली जिसकी परवरिश कंप्लीटली क्या है, डिफरेंट है। तो फिर वहाँ पे एडजस्टमेंट आपका क्या होता है, बहुत मुश्किल जाता है, क्योंकि उसकी अपनी लाइफ स्टाइल अलग है, हमारी लाइफ स्टाइल अलग है ना। उनका पहनावा ओढ़ावा खान पान से लेके ईच एंड एवरीथिंग डिफरेंट है। तो ये कहीं ना कहीं मैंने कई ऐसे 2-3 केसेस हुए जिसके कारण से IAS IPS को आत्महत्या करना पड़ा। एक और था नोएडा से खुद करके आत्महत्या की, अच्छा खासा था, नाम अमित कुमार था। तो उसने क्या किया था, एक सेंड माफिया की लड़की से शादी कर लिया था, जैसे IPS बनना उसके बाद। और वो सेंड माफिया था, मतलब IPS उसके हज़ारों IPS IG उसके आसपास घूमते थे। तो फिर उस ऐसा कुछ मामला हुआ कि वाइफ के साथ कुछ लड़ाई उड़ाई, तो इतना दबाव डाला उसने कि वो आत्महत्या। सोचो IPS आत्महत्या करने के लिए छोटा मोटा केस नहीं होता, IPS अपने आप में बहुत बड़ा पोस्ट होता है, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाया और आत्महत्या, फाइनली उसका सॉल्यूशन क्या निकला, उसको आत्महत्या करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं हम ये कारण होते जिसके कारण से सब चीज़ें होती है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह तो आएंगे ही आएंगे, दहेज वगैरह की मांग भी आएंगे, डिवोर्स वगैरह केसेस के लिए ये सब चीज़ें आ जाते हैं। अब जैसे एक मेरा कज़न है, अभी पिछले साल शादी हुई, और वो शादी जो हुई है तो उसमें क्या है कि उन्होंने थोड़ा सा मेंटली इम्बैलेंस लड़की है, उसको बताया नहीं और शादी करवा दिए। अब 1-2 घंटे में कहाँ पता चलता कौन कैसे क्या। उस समय जब आए देखने गए तब दवाई वही खिला दिए थे उसको जो मेंटली वाला था, और पहले दिन आकर के बोलती मुझे 50,000 और इतना इतना पूरे जेवरात वापस कर दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, पहले दिन। अब उसको बोलो किस्मत की खराबी, बोलो उसको क्या बोल सकते हैं। आज उसका डिवोर्स केस चल रहा है। तो गनीमत है, वो 1 साल बाद फाइनली डिवोर्स केस उसका स्टार्ट होता है। कहने का मतलब इस तरीके से चीज़ें भी होती है। तो ये सब चीज़ें हैं, फ्रॉड वगैरह तो रहेंगे। और क्या कारण है डिवोर्स केसेस में, डिवोर्स हाँ सब कारण भी आ जाएंगे। बाकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह कॉमन कॉजेस में आपके जो है, जैसे वही बताया मैंने कि हाईवे में गाड़ी जा रही है, वो वाइफ को बोल करके निकला कि मैं कहीं मीटिंग में कहीं काम पे जा रहा हूँ, और हाईवे में किसी लड़की के साथ में था, और वो रेड लाइट या जो भी जम किया होगा, कैमरे ने फ़ोटो खींच करके वाइफ का नंबर रजिस्टर्ड होगा उसके नंबर पे भेज दिया। तो बेचारा पकड़ा गया कि मीटिंग के नाम से निकला था, किसी लड़की के साथ जा रहा था, और वो फ़ोटो सहित आ जाता है चालान आगे किसके नंबर पे, वाइफ के नंबर पे। तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, विद इन सेकंड्स आपका डिवोर्स सीधा डिमांड कर दिया आपके जो, और जो भी समस्या है। तो ये कई सारे ऐसे केसेस भी है। एनीवे, तो ये समझ में आ गया आपका। तो डिवोर्स की ओर क्यों बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, फिर से कि आपका बहुत ज़्यादा इच्छाएं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे के साथ होने के कारण से चीज़ें फुलफिल। और बाकी फिर वो पेरेंटिंग भी डाल सकते हो कि आज की डेट में जो है, जो शादी के पहले क्या होता था, हमेशा हमारे बुजुर्ग लोग क्या कहा करते थे कि लड़की देना है तो बड़े घर में दो और मांगना है तो छोटे घर से मांगो। मेरे दादाजी इस डायलॉग को 10 बार बोलते थे जब भी शादी वादी की बात आती थी। तो कभी भी अपनी लड़की जो देना है तो अपने से नीचे में मत दो, लड़की देना है तो हमेशा किसके घर में दो, अपने से बड़े में दो, ज़्यादा कमाता हो, और मांगना हो तो हमेशा अपने से कम को मांगो। तो कितना साइंटिफिक उसके पीछे कारण समझ में आ गया होगा। लेकिन आज हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और दहेज के लालच में, या अच्छे घर की लड़की है, पैसे आ जाएंगे, दहेज आ जाएंगे, या फिर थोड़ा सा उसके चक्कर में ऊपर की लड़की को मांग लेते हैं। तो एडजस्टमेंट, मैंने कहा एडजस्टमेंट प्रॉब्लम जाना स्वाभाविक है। तो कुछ समाज में जो चीज़ें बनाई गई थी वो अच्छी होती है, तो इस कारण से भी सब ये सब पॉइंट भी डाल सकते हो आराम से। तो इस तरीके से कहने के डिवोर्स के केसेस क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और फोमा समझ गए, फोमो क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा कारण है आज की डेट में सोशल मीडिया में, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या होता है साक्षी, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्या होता है? फोमो वर्ड सुना है, नहीं सुना है ना? पहले तो फुल फॉर्म लिख लो जो नहीं सुने। फियर ऑफ, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, शायद मेंस में पूछा हुआ, फियर ऑफ मिसिंग आउट। क्या होता है नसरीन, है ना? यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और जेनजी का फेमस वर्ड है। स्नेहा बताओ। वो नहीं है भाई, क्या होता है अभिषेक? हाँ
नहीं, तुम लोग जेनजी नहीं हो लगता, जेनजी के बाद वाले हो, है ना। जेनजी में और कॉमन वर्ड है सोशल मीडिया। मैंने कहा ना, थोड़ा सा संगत, दोस्ती, यारी अच्छे लोगों से रखो, जो पढ़ने लिखने वाले हो, जानकार हो थोड़ा सा, तो उससे क्या है, सब वर्ड्स आपके मैं भी नहीं जानता था, तो मेरा बेटा ही बोलता फोमो फोमो करते रहता, मतलब फोमो फोमो क्या है भाई बोलते, तो उससे पूछा। फिर एक दिन देखा यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा होगा उस पर, फोमो पे, पिछले साल ही पूछा शायद मेरे ख्याल से, हैं। हाँ, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब होता है जो सोशल मीडिया में हम देखते हैं, है ना। जैसे तुम लोग यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, अब तुम्हारे किसी फ्रेंड ने डाल दिया मस्त घूमते फिरते और किसी अच्छे जगह की फ़ोटो डाल दी, तो तुम क्या फील करोगे कि देख कितनी अच्छी लाइफ है उसकी, और उसके कारण से तुम्हें क्या लगेगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मर मर के पढ़ रहा हूँ और मेरे फ्रेंड्स लोग कहा दुबई में या कहीं और अच्छी जगह पे क्या कर रहे हैं, मजे ले रहे ज़िंदगी के। तो इसके कारण से क्या होता है, इसके कारण से फिर जो शादी ब्याह वाला जो मामला वहाँ पे खास करके कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ तनाव आने लगता है। आ रही ना बात समझ में। तो ये बहुत बड़ा कारण है आज के डेट में फियर ऑफ मिसिंग आउट ना। जैसे अब हमारे यहाँ घर में बाहर जाके खाने पीने का कल्चर उतना नहीं था पहले, है ना। मिडिल क्लास फैमिली में कभी भी नहीं रहा है, लेकिन अब ये हो गया कि शादी करने के बाद वीक में आउटिंग करना या फिर 15 दिन में नहीं किया तो फिर सबके घर में लड़ाई कॉमनली स्टार्ट हो जाती है। आ रही ना बात समझ में। तो ये सब चीज़ें एक्सपेक्टेशंस क्या है वर्तमान में ले करके शादी हो रही है, और वो फुलफिल नहीं हुई तो डेफिनेटली सामने वाले की इनकम पे डिपेंड करता है कि कितना उसको फुलफिल कर पाता है या नहीं कर पाता है। उसकी एक सीमा है, एक सीमा से ज़्यादा इनकम, है ना, ईमानदारी से करेगा तो बढ़ाना मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं जो है तो इसको कहता है फोमो। जिसके कारण से भी जो है कई सारे शादियाँ क्या हो रही है कि देखो उसकी वो लोग कितना अच्छे से घूम फिर रहे, है ना, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, रात दिन सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक पढ़ना पढ़ाने के अलावा दूसरा काम नहीं कर रहे। ये सब कहीं ना कहीं हर जगह मिलता है। तो ये कारण भी है कि आपका ये क्वेश्चन आया है, इसलिए मैंने कहा ना हर चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। जबकि वर्ड क्या है, जेनजी के बीच में प्रचलित वर्ड है, तो इसलिए मैंने कहा किताबी ज्ञान से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, किताब के साथ साथ आपको देश दुनिया और बाहरी आसपास और सब चीज़ यूपीएससी में क्लियर करने के लिए जानना है। एनीवे, तो विवाह के बारे में लिख लोगे। नातेदारी तो जानती हैं आप लोग। नातेदारी का मतलब मैंने बताया था कि जो हम लोग समाज में कई सारे संबंधों से बंधे होते हैं। तो एक तो ब्लड रिलेशन होता है, रक्त संबंध, तो ब्लड रिलेशन समझ ही गए होंगे आप लोग कौन कौन आएंगे। और एक होता है आपका जो है अडॉप्टेड, आपके जो है ग्रहण किए हुए, धारण किए हुए रिलेशंस होते हैं, जो हम लोग अडॉप्शन होता है धारण। जैसे शादी होने के बाद पत्नी का भाई से लेकर के सास ससुर से लेकर सब हमारे रिश्तेदार बन जाएंगे अपने आप में, है कि नहीं। विवाह के पश्चात कई सारे रिश्ते, नए रिश्ते बनेंगे कि नहीं बनेंगे। विवाह के पश्चात आपके क्या होंगे, कई सारे रिश्ते बनेंगे। तो ब्लड रिलेशंस तो हो गए आपके भाई बहन, माता पिता, है कि नहीं, ब्लड रिलेशंस में आएंगे। चाचा चाची सब, ये सब भी आएंगे, कंबाइंड फैमिली वाले, दादाजी के साथ जितने भी संबंध होंगे आपके वो सभी फैमिली में आ जाएंगे ब्लड रिलेशंस में। और फिर बाकी जो है नए रिश्ते जब बनते हैं आपके, है ना, आपकी शादी हो गई, ठीक है, या फिर आपके घर में बड़े भाई की शादी हो गई तो उसके साथ जो रिलेशंस हो आपके भी कुछ ना कुछ रिलेटिव्स बन जाएंगे आपके जो। तो इस तरीके से प्राइमरी रिलेशंस और फिर सेकेंडरी रिलेशंस डेवलप होते जाते हैं। तो ये सब व्यवस्था क्या कहलाती है आपकी जो है, किनशिप कहलाती है, नातेदारी कहलाती है। तो नातेदारी के अपने कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है कि नहीं। कभी कभी नातेदारी के कारण से न चाहते हुए हमें कई सारी चीज़ों को और कई सारे फ़ायदा उठाने के लिए भी काम, भाई भतीजावाद, ये सब चीज़ें चलती है आपका। तो ये आपका हो गया नातेदारी एक व्यवस्था। और फिर जानते हैं कि भारत में अधिकांश पितृसत्तात्मक समाज है कि नहीं। पितृसत्तात्मक, पापा ही घर के बॉस होते हैं। कितने घरों में मम्मी बॉस है, बोलने के लिए नहीं, वास्तव में जो करने के लिए बोलने के लिए तो होम मिनिस्ट्री मम्मी होती है लेकिन फाइनल चलती किसकी, मतलब डिसीजन मेकिंग में जिसका ज़्यादा मेन रोल होता होगा वो उसके घर का बॉस कहलाएगा। कि भाई घर में ये टीवी आएगी तो यही टीवी आएगी, दूसरा नहीं आएगा। तो कितने घरों में मम्मी लोग का इस टाइप से चलता है, ठीक है, इक्वल है, ठीक है। हमारे नहीं, हमारे पापा जो बोल दिए वो फिर हमारा भी नहीं चलता बात हो, ठीक है। तो वो चीज़ें रही है। तो आप लोग एक जनरेशन बाद की वाले मेरे बात,
ठीक है, तो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो रहेगा ही रहेगा। आने वाले में दोनों का इक्वल रहेगा, है कि दोनों का क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो एनीवे, तो पितृसत्तात्मक है, लेकिन कुछ जनजातियों में जैसे नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट की जनजातियों में अधिकांशतः, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाएंगे तो मातृसत्तात्मक समाज मिलेगा वहाँ पे। जैसे मणिपुर नागालैंड के कुछ लड़कों और लड़कियों से मिला था मैं, तो बोलते कि हमारे मम्मी की चलती, मम्मी जो बोली वही फाइनल है। तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में मातृसत्तात्मक समाज मिलता है। ठीक है, तो एक ये हो गया आपका। तो इस तरीके से भारतीय समाज की विशेषताएं लिखने के लिए पूछेगा तो आराम से लिख लोगे, अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोग को। अब आते हैं विविधता में एकता के बारे में। 150-200 वर्ड, 250 वर्ड, या कभी ऐसे भी आ सकता है, पहले आता था अब तो नहीं आता है। विविधता में एकता में 1500 वर्ड लिखना होगा तो क्या लिखोगे? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसको अब समझना है, विविधता में एकता। तो भारत में विविधता है लेकिन इसके बावजूद भी एकता बनी हुई है, तो उसके लिए उसको लिखेंगे कैसे? कुछ नहीं करना है, बस हमारे विविधता के तत्व कौन कौन से, तो विविधता के तत्व ले लेना है, एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी, एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी। उसके बाद एकता के तत्व इधर ले लेते हैं, दोनों को जोड़ देना है, एलिमेंट्स ऑफ यूनिटी। तो जैसे सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें हम लोग? ज्योग्राफिकल भी यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। जैसे हमारे भारत में भौगोलिक विविधता पाई जाती है। भौगोलिक विविधता का मतलब कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं कुछ है कि नहीं? तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी मिलती है। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, भौगोलिक विविधता, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी का मतलब समझ गए? इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा भारत एक न तो पूरा का पूरा पर्वत नहीं है, पूरा मैदान नहीं है, कहीं ये पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं तटीय क्षेत्र है, कहीं द्वीप है कि नहीं? ये विविधता मिलती है आपकी। जो समझ गए ना भाई, दुलारी समझ पा रहे हो? भौगोलिक विविधता का मतलब अब पूरा का पूरा भारत का उत्तरी भारत क्या है हमारा? हिमालय पर्वत है आपका उत्तरी भारत। पूरा का पूरा उत्तरी भारत क्या है आपका? ये पूरा का पूरा हिमालय पर्वत श्रेणी, तो पर्वतीय राज्य, पर्वतीय भाग है ये वाला पर्वत है। फिर हमारे पास तट के साथ साथ तटीय क्षेत्र में तटीय अलग से तटीय भू आकृति भी है, तटीय भाग भी है। फिर बीच वाला आपका गंगा का मैदान है, ये पूरा का पूरा क्या है आपका? गंगा का मैदान, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी का मैदान है, सिंधु ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। इंडस गंगेश ब्रह्मपुत्रा प्लेन है आपका जो है, ये पूरा का पूरा पंजाब हरियाणा से लेके नागालैंड तक थोड़ा बहुत इसका विस्तार मिलता है, पूरा का पूरा मैदानी रूप से, है कि नहीं? और बीच में फिर से जो है पूरा का पूरा पठार और पहाड़ी रूप में फिर से मिलता है। बीच वाला जो भाग है फिर से आपका जो है पूरा का पूरा पर्वत और पठारी रूप से मिलता है। ये पूरा का पूरा भाग मुख्य रूप से पठार है, प्लेटो है। तो इस तरीके से पूरे भारत में क्या मिलती है? भौगोलिक विविधता मिलती है। कहीं पर्वतों की श्रृंखला है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं पे तटीय क्षेत्र है और द्वीप भी हमारे पास। ये इतनी विविधता, भौगोलिक विविधता पाई जाती है। आ रही बात समझ में? इसके बावजूद हम आपके भारत को क्या कहते हैं हम लोग? भारत कहते हैं, भारत दैट इज इंडिया। हाँ, क्लाइमेट में आ जाएंगे, मरुस्थल में भी आ जाएगा। तो क्लाइमेट, भौगोलिक, यहाँ पे क्लाइमेट, मरुस्थल जो वर्ड होता है किसके कंटेक्स्ट में हो गया? क्लाइमेट के कंटेक्स्ट में, है ना? तो यहाँ पे मरुस्थल क्षेत्र मैदान में आएगा। ऊंचाई के आधार पे देखेंगे तो मरुस्थली भाग किस में आ गया? आपका मैदानी भाग का ही हिस्सा होगा, बस क्लाइमेट अलग है वहाँ पे। तो भौगोलिक विविधता में पर्वत, पठार, मैदान आ गए आपके, जो द्वीप आ गए। लेकिन इसके बावजूद भी हम भारत को एक नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भारत, है ना? हमारे संविधान में उल्टा लिखा है,
लिखा उल्टा लिखा सीधा जाना चाहिए था, चेंज किया कि नहीं किया मेरे ख्याल से अभी। इंडिया दैट इज़ भारत लिखा हुआ है, होना उल्टा चाहिए था भारत दैट इज़ इंडिया, राइट। तो ये तो इसके बावजूद भी हम इतनी विविधता के बावजूद भी भारत को एक नाम से जानते हैं। हम ये नहीं जानते कि पर्वत वाला है तो ये मैदानी वाला है, या ऐसा थोड़ी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, हम भारतवासी है, भारत देश के लोग हैं। तो इस तरीके से हम सभी को, चाहे वो हिमाचल का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे लद्दाख का, जम्मू कश्मीर का, केरला का हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का, हम क्या बोलते हैं कि हम भारत के निवासी है। आ रही ना बात समझ में। तो ये हमें कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जोड़ करके रखता है। जब आप बाहर दूसरे देश में जाओगे तो वहाँ पे सिर्फ इतना पता चलेगा कि इंडिया क्या है, वो केरल से है कि नॉर्थ नागालैंड से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दिल्ली जाओगे, दिल्ली में छत्तीसगढ़ के लोग, बस इतना पता चले छत्तीसगढ़ का है, तो तुम अपने आप उससे भावनात्मक रूप से अपने आप फील कर पाओगे कि वो कोई ना कोई मेरा ही अपने घर का बंदा है कि नहीं। वो ये देखो केरला का है कि गुजरात का है कि अरुणाचल का, वहाँ पे ही नहीं सोचता आदमी। आ रही ना बस समझ। अब यहाँ पे हम लग रहे छत्तीसगढ़ के हैं, बाहर का जो रह रहा होगा, बिहार का या यूपी का, थोड़ा सा अपने आप से यहाँ से अलग फील कर रहा होगा। जैसे मैं राजस्थान में 2 साल था तो वहाँ लगा कि मैं दूसरे राज्य से आकर के रह रहा हूँ, लेकिन वही राजस्थान का व्यक्ति जब मुझे इंडिया से बाहर मिलेगा तो उससे भी लगेगा भारत का है, तो फिर वहाँ पे क्लोजनेस दोनों की। हालांकि वहाँ पे भी ठीक ठाक अच्छे लोग हैं, मतलब वहाँ उतना फील नहीं कराते, लेकिन वो अंदर से अपने आप को लगता है कि हम दूसरे राज्य में कई जगह फील अपने आप कल्चरल डिफरेंस के कारण से आ ही जाता है। यहाँ पे नहीं आता कि यहाँ के कल्चर में पढ़ा बढ़ा हूँ मैं आपके जो है, तो ज़्यादा अच्छे से इन्वॉल्व हो पाता हूँ ये चीज़ें। तो इस तरीके से उसी प्रकार दूसरी विविधता हो गई जलवायविक विविधता, क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी। तो अलग अलग क्लाइमेट मिलती है, कहीं पे ज़्यादा बारिश, कहीं पे कम बारिश होती कि नहीं होती है, कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पे टेम्परेचर कम है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग क्या कहते हैं, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहते हैं। एक शब्द में क्या कहते हैं, मानसूनी क्लाइमेट कहते हैं। कहते कि नहीं कहते भाई। तो ये भी हमें कहीं ना कहीं बांध करके रखती है कि भारत में भले ही जलवायु की विविधता मिलती है, कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पे कम बारिश होती है, लेकिन हम उसके बावजूद पूरे भारत की जलवायु को एक शब्द में जब कहते हैं तो क्या कहते हैं, पूरे भारत में किस प्रकार की जलवायु है, मानसूनी क्लाइमेट है। तो इस तरीके से डाइवर्सिटी को वह एक साथ फिर से क्या कर देती है, यूनाइट कर देती है, बांध देती है। आया समझ में। उसी प्रकार हमारे यहाँ धार्मिक विविधता है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे संविधान में जब हम लोग धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिए, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिए, तो सभी धर्म के साथ हमारा भाव क्या हो जाता है, समान हो जाता है। सर्वधर्म समभाव हमारी संस्कृति, इंडियन कल्चर का हिस्सा है। आए ना समझ में, है ना। धार्मिक विविधता जरूर है, लेकिन हमारा जो कल्चर है मुख्य रूप से सर्वधर्म समभाव पर जोर देता है। ये बात अलग है, कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए और कुछ धार्मिक कारणों से एक दूसरे के विरुद्ध भड़काने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन फाइनली देखा जाए तो बचपन से हम यही सीखा, मतलब जो अच्छे पेरेंट्स हैं यही सिखाते हैं कि अपना धर्म अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे का धर्म भी उतना ही अच्छा है ना। अपना धर्म बेस्ट है कहने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ अपना ही धर्म बेस्ट है, बाकी सब धर्म खराब है, जब ये बोलना स्टार्ट करो तो फिर वहाँ पर आपका नैरो मानसिकता समझ में आती है। तो सर्वधर्म संभव, सभी धर्मों में कुछ अच्छाइयाँ, सभी धर्मों में कुछ बुराइयाँ हैं। किसी में अच्छाइयाँ आपका थोड़ा ज़्यादा होगी, बुराइयाँ ज़्यादा दिखेंगी, लेकिन हम वो जजमेंट करने वाले कौन होते हैं, है कि नहीं। पहले अपने कमियों को भी देखो, दूसरे की कमियों को देखने से पहले। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब लोग रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी संवैधानिक आधार पर भी देखेंगे तो धर्मनिरपेक्ष राज्य हम लोग। आपका जो सेक्युलरिज्म है ना, सेक्युलरिज्म आपका जो, हालांकि हिंदी में पंथ निरपेक्ष वर्ड यूज किया गया है ना, धर्म की जगह पंथ वर्ड यूज किया हिंदी में। सेक्युलरिज्म का वर्ड वैसे सेक्युलरिज्म, तो इसके लिए हिंदी में पंथ निरपेक्ष वर्ड यूज किया हमने। तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है दुलारी, धर्मनिरपेक्ष मतलब कोई भी धर्म राज्य के लिए, सबके लिए बराबर है, राज्य के लिए बराबर है। ये व्यक्ति के आधार पर देखेंगे धर्म, जैसे मैं बोलूँ मैं धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति हूँ, इसका मतलब है कि मेरे लिए सभी धर्म क्या है, समान है।
तो यहाँ पे हम देश या राज्य की बात कर रहे हैं, तो देश, हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब है कि जो देश की सरकार है वह किसी भी धर्म के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी, सबको समान रूप से क्या करती है, महत्व देती है, तो उसको हम लोग कहेंगे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। हमारे संविधान में हिंदी में पंथ निरपेक्ष है, तो पंथ का मतलब भी एक, पंथ क्या होता है, कई सारे पंथ हमारे धर्म तो 6 हो गए हमारे पास। पंथ में कबीर पंथ, आपका सतनामी पंथ से लेकर के नानक पंथ से लेकर के आपका निराला से लेकर निरंकारी से लेकर कई सारे पंथ हैं, इसलिए पंथ वर्ड यूज किया हमने, क्योंकि धर्म के अंदर भी कई सारे क्या है आपके पंथ है। पंथ मतलब मार्ग है ना। आप पंथ का मतलब या यहाँ पे सीधा सा मतलब होता है कि धर्म का उद्देश्य क्या है, नैतिक आचरण की स्थापना करना है ना। धर्म नामक संस्था या धर्म की उत्पत्ति इसलिए हुई कि हम लोगों में, समाज में नैतिक आचरण का विकास करना चाहते थे, तो नैतिकता के विकास के लिए धर्म का सहारा लिया गया, आई ना बस समझ में। तो उसी धर्म में फिर कई सारे पंथ बन गए, तो पंथ भी क्या हो गया कि नैतिकता की ओर या किसी भी आपका लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जैसे हमारा जो अंतिम लक्ष्य क्या होता है, परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा का अनुभव या मोक्ष की प्राप्ति बोल देते हैं, तो परमात्मा का प्राप्ति के लिए मेन लक्ष्य हो गया हमारा जो है, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कई सारे अलग अलग मार्ग अपनाते हैं, तो उसको कहा जाता है पंथ। पंथ मतलब पाथ से निकल करके आया हुआ है, जैसे कबीर पंथ। तो कबीर पंथ क्या होता है, कबीर पंथ वाले क्या करते हैं, पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं मानते उन लोग। कबीर पंथ वाले मूर्ति पूजा नहीं मानते। कबीर का सीधा सा मतलब है, मौके कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ना काबा ना काशी ना कैलाश रे। कबीर क्या कहते हैं कि मुझे कहाँ तुम ढूंढते फिर रहे हो, मैं तुम्हारे अंदर ही बैठा हूँ, ना मैं काबा में हूँ, ना काशी में हूँ, नहीं कैलाश में हूँ। तो सीधा सा उसका मतलब है कि बाहर कहीं भगवान नहीं मिलने वाला है, जो भगवान है आपके अंदर ही बैठा हुआ है। किस सेंस में बोला गया कि हम बाहर भगवान को ढूंढते फिर रहे, आज तक किसी को मिला क्या इतने सालों से? जब से मानव की उत्पत्ति 10,000 साल पुराना मानव मान लो, तब से हम बाहर ही ढूंढ रहे, ठीक है। तो भगवान, पहली बात तो जैसा हम सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति होगा, कोई इस तरह से होगा, वो तो है ही नहीं। भगवान का मतलब ये है कि आप शांतिपूर्वक जीवन जिए। यदि आपका जीवन अच्छे से चल रहा है, बिना किसी प्रॉब्लम, बिना किसी, तो कहीं ना कहीं भगवान आपके साथ में, आई ना बस समझ में। तो इसका मतलब जैसे हमारे उपनिषदों में या वेदांत में, अद्वैतवाद में कहा गया, शंकराचार्य ने क्या कहा, अहम ब्रह्मास्मि। तो मोस्ट ऑफ द जितने भी फिलॉसफी से वो सिर्फ ये कहते हैं कि बाहर भगवान होगा, नहीं, अंदर जो है अहम ब्रह्मास्मि अपने आप में सीधा सा मतलब है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मतलब ब्रह्मा, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही ब्रह्मा मतलब भगवान समाहित है। तो जितने भी फिलॉसफी है ये यही बताते हैं, लेकिन हम आज भी बाहर क्यों ढूंढते फिर रहे, राइट। जैसे एक अभी मैंने कल परसों डिस्कस किया था एक ऐसी वीडियो में, कॉस्मिक ब्रेन थ्योरी आई है, नई थ्योरी, कॉस्मिक ब्रेन थ्योरी दी है, जो साइंटिस्टों ने खोज करके दी है। उन्होंने सीधा से इतना बताया हुआ है कि जो हमारा यूनिवर्स और हमारा जो ब्रेन है उसके फंक्शनिंग में 95% सिमिलरिटीज है। ये जो हमारा ब्रेन है और हमारा जो यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, उसमें कितने परसेंट सिमिलरिटीज है, 95%। यही चीज़ आपका हमारे शंकराचार्य ने पहले बोल के चला गया, इसी के उद्देश्य के लेकर के। जैसा ब्रह्मांड दिखता है, सेम छोटा ब्रह्मांड हमारे अंदर भी समाहित है, बस देखने का नजरिया विकसित करना पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा वैचारिक शून्यता, ध्यान मग्नता। ध्यान का मतलब ही क्या है कि आप अंदर की चीज़ों को अनुभव कर सको, आपके जो विचार है शून्य हो जाएंगे और आप उस स्थिति में पहुंच सको कि पूरा ब्रह्मांड आप में खुद में नजर आएगा। आ रही बात समझ में? ये आपका अद्वैत, ये कॉस्मिक ब्रेन थ्योरी आई हुई है 2020 में, 2 साइंटिस्टों ने बाकायदा इसको और प्रूफ भी कर दिया, और ये कई लोगों ने मिलकर दिया था कॉस्मिक ब्रेन थ्योरी। तो इसमें 2 इटली के एक न्यूरोलॉजिस्ट थे और एक आपका एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, दोनों ने मिलकर प्रूफ किया कि हाँ ये सही है कि हमारा जिस तरीके से ब्रेन फंक्शनिंग कर रहा है, ब्रेन में जिस तरीके से न्यूरॉन्स एक्टिवेट है हमारे और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होकर के आपका क्या हो रहा है, ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसी प्रकार सेम यूनिवर्स भी कनेक्टेड है और उसी तरह से क्या कर रहा है, फंक्शनिंग कर रहा है। तो इसीलिए मैंने उस वीडियो में बताया था कि हम जो सोचते हैं वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है यूनिवर्स में जा रहा है, क्योंकि वो ब्रेन के समान ही आपका जो है कनेक्टेड है, और फिर वही चीज़ हमारे पास रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ रही है। आ रही बात समझ में? इसलिए कहा गया कि जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसी आपकी सोच वैसी
आपका क्या होगा, जीवन होगा। जैसा आपका सोच होगा वैसे ही क्या होगा, आपका जीवन। यदि अच्छा सोच है तो अच्छा जीवन होगा, सोच ही बुरी है तो उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि हम सोच ही गलत रहे। कई लोग होते हैं ना आसपास है कि हर 2 मिनट में किसी न किसी के बारे में निंदा करेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे आसपास, कई सारे लोग मिलेंगे। तो उनके जीवन को देखना कैसे चल रहा है, तो उनका जीवन भी कभी अच्छा चलता हुआ दिखाई नहीं देगा। अच्छा जीवन का मतलब ये नहीं कि बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और बड़ा सब कुछ वही अच्छा जीवन नहीं है। आप कोई भी व्यक्ति, अच्छा जीवन का मतलब है कितना शांत है, कितना सरल है ना, हर स्थिति में कैसे अपने आप को बैलेंस रखता है, वो एक अच्छा जीवन है। मतलब संतुलित जीवन है कि हर बात पे भड़क ना जाए, कुछ बोले नहीं भड़कने लग जाते कई सारे लोग। इसका मतलब वो कितना भी कुछ हो लेकिन डेफिनेटली अंदर से कहीं ना कहीं क्या है, पूरी तरह से आपका जो है अनस्टेबल है, सीधी सी बात है। तो अच्छा जीवन का मतलब ये है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं नई चीज़ें प्रूफ भी कर रही है, आपका ये नई थ्योरी प्रूफ कर रही है कि जो कबीरदास ने कहा या अहम ब्रह्मास्मि, हमारे शंकराचार्य अद्वैतवाद शंकराचार्य ने कहा हुआ है, हमारे ये उपनिषद का भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वेदांत का जो है आपका। वेदांत उपनिषद में भी इस बात पूरा जोर दिया गया, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं तुम ही तुम ही जो है मैं हूँ करके। आ रही बात समझ में? लेकिन हम अभी भी, तो कहने का मतलब, तो यहाँ पे समझ में आ गया आप क्या जो है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, या उसी को हम लोग पंथ निरपेक्ष वर्ड क्यों यूज किया गया, क्योंकि धर्म से ज़्यादा कई सारे पंथ हमारे बटे हुए हैं ना, कबीर पंथ, सिख पंथ, नानक वाले सिख हो गए, आपका निरंकारी पंथ, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे ना, सतनामी पंथ, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास सतनामी पंथ आपके रहे, आपके जो आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से इसलिए हिंदी में पंथ निरपेक्षता वर्ड यूज किया गया है। इसके बाद आते हैं विविधता में, भाषाई विविधता है हमारे यहाँ। कौन सा है हमारा जो है भाषाई विविधता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। लेकिन इसके बावजूद हम लोग, हमारी भाषा की जब बात आती है तो हमारे संविधान में डायरेक्टली तो राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं लिखा हुआ है, राजभाषा लिखा हुआ है। ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर लिखा है, लेकिन हम लोग राष्ट्रभाषा क्या मानते हैं, राष्ट्रभाषा वर्ड कहीं पे हमारे संविधान में नहीं है, राजभाषा वर्ड यूज किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी नेशन की यदि मोस्ट ऑफ द पीपल्स की बात करें तो किसको बोलने वाले मिलते हैं, आपका हिंदी बोलने वाले, है ना। हालांकि कभी कभी यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये वर्तमान में चुनौतियों में आएगा। जैसे अभी तमिलनाडु में कल फिर से हिंदी भाषी वाला मुद्दा उठ गया, है ना। विजय थलपति की सरकार बनते ही वहाँ के कुछ लोगों ने हिंदी का विरोध करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। रेलवे स्टेशन वगैरह से हिंदी नाम मिटाने लग गए। तो ये कुछ गधे टाइप के संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं जो चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो पूरा देश एक है, न कि सिर्फ तमिलनाडु एक है, तो सभी भाषाओं का सम्मान करना। तो इसके बावजूद, तो कहने का मतलब है कुछ इस तरीके से जो मंद बुद्धि या संकीर्ण मानसिकता वाले कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, तो भले ही हमारे पास कई सारी भाषाएं, लेकिन हम सभी भाषाओं को क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। राजभाषा के रूप में हिंदी को देखते हैं और सभी भाषाओं को क्या करते हैं हम लोग, समान महत्व देते हैं। संविधान में भी सभी भाषाओं को समान महत्व दिया गया। हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर की गई है, मतलब हिंदी को ऑफिशियल किया गया है। लेकिन ये भी किया गया है कि अंग्रेजी के साथ क्या हो सकता है, आपका जो है कम्युनिकेशन हो सकता है। फिर लोकल लेवल पे सभी भाषाओं को महत्व दिया गया, है ना। तमिल है तो तमिल, विधानसभा में तमिल अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं हम लोग, संसद में भी बोल सकते हैं। आई ना बात समझ में? तो कहने का मतलब क्या हुआ कि भले ही भाषाई विविधता है, अलग अलग भाषा के लोग हैं हमारे देश में, लेकिन जब बात आती है देश की तो हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। मुख्य भाषा के रूप में आज भी हिंदी, क्योंकि 45% बोलने वाले लोग कौन से हिंदी लोग हैं आपके जो, और अंग्रेजी को साथ में लेकर के चल रहे, ताकि आपका क्या हो, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन के लिए कोई समस्या न हो। आई ना बस समझ में? तो ये एकता हमें बांधे रखती है आपकी जो भाषाई विविधता के साथ साथ। इसके अलावा प्रजाति विविधता भी है, मैंने कहा अलग अलग प्रजातियों के लोग, मंगोलाइड भी रहते हैं कई जगह भारत में, मंगोलाइड भी मिलेंगे, कुछ निग्रोइड भी मिलेंगे, मंगोलाइड, निग्रोइड, है ना। कुछ नॉर्डिक मुख्य रूप से मिलते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मिलते हैं। लेकिन आज तक हम किसी को ये बोलते हैं कि तुम प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड वाले हो या निग्रोइड वाले हो करके, आपने बोला है क्या? नहीं बोला हमने। जो इसके बावजूद हम क्या कहलाते हैं, सभी के सभी भारतीय कहलाते हैं, है कि नहीं?
भारतीय कहलाते हैं। मिश्रित प्रजाति के लोग हैं, किसी एक प्रजाति में नहीं आते हम लोग, ये हमें कहीं ना कहीं एक साथ बांध करके इंडियंस कहलाते हैं। मिक्स रेसेस में आते हैं हम लोग जो है। आ रही बात समझ में? हाँ नहीं, एथनिक अलग से लिखेंगे हम लोग, निर्जातीय विविधता एक अलग से आ जाएगा ये वर्ड। अलग अलग एथनिक ग्रुप्स मिलते हैं, इसके बावजूद भी फिर से वही अलग इंडियंस है हम लोग, ये भी इसी में आ जाएगा आपका जो है। अलग अलग एथनिक ग्रुप्स मिलते हैं, जनजातीय समूह अलग है, धर्म के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, जाति के आधार पे अलग अलग है। विश्वकर्मा समाज, वर्मा समाज, ठीक है, ये सब तो अलग अलग सांस्कृतिक समूह मिलते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जब देश की बात आती है तो हम लोग सब क्या कहलाते हैं? भारतीय कहलाते हैं, इंडियंस कहलाते हैं। आ रही ना बात समझ में? तो इस तरीके से देश आपका क्या है? यूनिटी के रूप में बंधा हुआ है। और कौन सी विविधता बच गई? कोई बच गई क्या विविधता? सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डिफरेंसेस है, सांस्कृतिक विविधता। तो इसके बावजूद भी भारत के जो संस्कृति वो कहलाती है समावेशी संस्कृति कहलाती है, इंक्लूसिव कल्चर कहलाता है। समावेशी संस्कृति मतलब सबको हम लोग अपने में समावेश करते हुए साथ साथ चलते हैं, है ना। इडली डोसा भी खाते हो तुम लोग, है ना। आलू दा पराठा, लुधियाना दी लस्सी भी पीते होंगे। कपड़े भी जो है कुछ साउथ इंडियन साड़ीस आती है, साउथ इंडियन कुछ आजकल साउथ इंडियन ही हम लोग हेयर ड्रेस, लड़के लोग आपका हेयर और दाढ़ी अपनाए हुए। दाढ़ी और हेयर आपका क्या है? बॉलीवुड का थोड़ी है, साउथ इंडियंस लोग का हमने अडॉप्ट किया। वो कौन सी पिक्चर आई थी आपकी? KSG है, क्या नाम था उसका? KGF वगैरह। उसके बाद सिर्फ दाढ़ी और वाला प्रचलन बढ़ा है आपका जो है। तो हम भले ही अलग अलग कल्चर के क्यों ना हो, लेकिन जब एक साथ की बात आती है समावेशी संस्कृति वाले, सलवार सूट मुस्लिम कल्चर से, इस्लाम से आया हुआ है। साड़ियाँ आपका हिंदू कल्चर का भाग है ना। पटियाला जो सूट पहनते है ना भाई, समझ में। फिर मोमोज भी खाते हो, चाइना और नॉर्थ ईस्ट का है आपका जो है। तो इस तरीके से भले ही हम सांस्कृतिक विविधता रखते हैं, लेकिन भारत की संस्कृति क्या कहलाती है? समावेशी संस्कृति कहलाती है। आपका सबको इंक्लूड करके चलती है, सबको ले करके चलती है। और हमारे संविधान में भी जो है सभी संस्कृतियों के संरक्षण के लिए आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स में जोड़े गए। आ रही बात समझ में? अमेरिका का कल्चर सैलेड कल्चर कहलाता है। हमारा वाला कल्चर सलाड कल्चर कहलाता है। सैलेड, सलाद में क्या होता है? हमारा वाला जो कल्चर समावेशी कल्चर, इसको सलाद कल्चर भी बोलते हैं। तो सलाद में क्या होता है? सबकी अपनी अपनी पहचान होती है ना। प्याज अलग, टमाटर अलग, गाजर अलग होता है कि नहीं होता है? मिक्स नहीं करते। और अमेरिका का कल्चर मिक्स्ड कल्चर में चलाता है। वहाँ सबको एक मिक्सी में डाल के पीस देंगे, मतलब एक ही कल्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं उन लोग मिक्स होकर के। तो वहाँ अलग अलग कल्चर अमेरिका का नहीं होता है। हमारा जो इंडियन कल्चर वो सैलेड कल्चर भी कहलाता है, ये ध्यान रखिएगा। हरी बात समझ में? क्यों कहलाता है अलग अलग कल्चर? क्योंकि सबकी कल्चर की आइडेंटिटी बनी हुई है। हम किसी के कल्चर को समाप्त नहीं किया हुआ है। सबका कल्चर यहाँ पे अपने, बंगाली कल्चर चाहे कोई भी कल्चर हो, अपने आप आइडेंटिटी, गुजराती कल्चर है कि नहीं, सबका अपना, राजस्थान का कल्चर अलग है। तो सबको ले करके समय समय पे राजस्थानी ड्रेस भी पहन लेते हैं। जब जाओगे राजस्थान जाओगे घूमने फिरने तो एक लेके आई जाते हो। तो इस तरीके से भारत की संस्कृति कहलाती है। तो मेरे ख्याल से ये हो गया। तो ये विविधता के तत्व हो गए और ये हमारे क्या हो गए? एकता के तत्व हो गए। और इस तरीके से भारत में विविधता होने के बावजूद इन सब कारण से क्या बनी हुई है आपकी जो है? एकता बनी हुई है। आया समझ में? तो क्वेश्चन जब आएगा यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के आराम से 1500 वर्ड भी लिखना हो तो आप मेरे ख्याल से लिख लोगे तुम लोग। आया समझ में? तो बाकी कल देखेंगे चुनौतियां क्या है इस विविधता में, एकता में। चुनौतियां, चैलेंजेस क्या है आज की डेट में, ये क्वेश्चंस पूछेगा आपका। चुनौतियां, समय समय पे हम लोग चुनौतियों का सामना करते हैं एकता को बनाए रखने के लिए, है ना। तो उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कल। तो यहाँ तक समझ में आ गया सभी को अच्छे से?
ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है आपका ख़त्म हो जाएगा, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी और डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। फिर महिला में आएंगे हम लोग, बस कल चुनौतियाँ बस देखेंगे 2-4 पॉइंट अलग से, फिर आपका काम हो जाएगा।